There are still people around who believe that NASA never went to the moon. There are no stars in any of the photographs that are taken on the moon. How much has NASA learned? हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी और हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट सेकेंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट सेकेंड। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में देखा था और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहल ग्रुप्स के मेंबर्स बनाते हैं। जो एल्कोहल तक OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए सफिक्स ऑल का यूज़ करते हैं। ये हम पिछले वीडियो में इतना सीख चुके हैं। चलिए अब इसके मेंबर बनाएंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो ऑल ग्रुप होता है वो कार्बन चेन में कहीं भी जुड़ सकता है। ठीक है, पर हम स्टार्टिंग या लास्ट में से ऐड करेंगे। चलिए इसके मेंबर बनाते हैं। तो n=1, एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ। ठीक है, अब मैथ बोलेंगे और इसके बाद जो हमारा बॉन्ड होगा इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते थे? n। ठीक है, ये n, और इस n के साथ में एल्कोहल ग्रुप का OH का ऑल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मैथ प्लस n प्लस ऑल हो जाएगा। n जो है बॉन्डिंग के लिए है, ऑल फंक्शनल ग्रुप के लिए है। तो ये E कैंसिल हो जाता है, ये आपको मैंने बताया था। और ये क्या बन जाता है? मेथेनॉल। इसे हम बोलते हैं मेथेनॉल। ठीक है, तो जो एल्कोहल ग्रुप का पहला मेंबर है उसका नाम है मेथेनॉल। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं मेथेनॉल का। कार्बन एक है तो इसमें हमने लिख दिया C, सिंगल बॉन्डिंग आएगा इसमें, है ना, और इसमें OH ग्रुप ऐड होगा, तो ये बनेगा हमारा मेथेनॉल। ठीक है, चलिए तो ये कार्बन के साथ में हम OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ हम एक OH ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा मेथेनॉल। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, बचे कितनी वैलेंसी? 3, तो इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस कार्बन के साथ। तो ये बना हमारा CH3OH। ये हमारा क्या है? एल्कोहल ग्रुप का पहला मेंबर मेथेनॉल। इसे हम लिख सकते हैं CH3OH, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो कार्बन ग्रुप का पहला मेंबर कौन है? मेथेनॉल, CH3OH। चलिए इसमें हम और भी बना के देखते हैं इसके और मेंबर्स। n=2 लेते हैं। 2 के लिए हम बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्डिंग के लिए n आ जाता है, और ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का ऑल इसमें ऐड हो जाता है, सफिक्स, इसका सफिक्स ऑल ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये नाम बना हमारा एथेनॉल। इसे हम बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, इस एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एथ यानी 2 कार्बन, n यानी सिंगल बॉन्डिंग, इन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ऑल का मतलब OH ग्रुप इसमें ऐड होगा, किसी भी कार्बन पे ऐड हो सकता है, इसे हम कहीं भी ऐड करते हैं। तो इसे मैं लास्ट में ऐड करके लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ OH। अब इन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसमें 3 हाइड्रोजन हमें ऐड करने पड़ेंगे, और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसकी 2 बॉन्डिंग है, उसमें 2 हाइड्रोजन हमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब हम स्ट्रक्चर को। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, और बीच वाले कार्बन से जोड़ देंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्डिंग इसकी कंप्लीट है। अब ये जो ग्रुप होता है इनको एक साथ ही लिखा जाता है, और OH इसमें अलग से लिखा जाता है। तो कार्बन 2 हैं तो C2, और H कितने इसमें? 5। ये कार्बन वाले H ऐड किए जाते हैं, ग्रुप वाला OH ऐड नहीं किया, इसको अलग लिखा जाएगा। तो एथेनॉल बन गया। एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? C2H5OH, इसका फॉर्मूला होगा। इसी तरह से हम कितने भी कार्बन का बना सकते हैं। अब हम n=5 लेते हैं। 5 को बोलते हैं हम पेंट, n, फिर इसमें ऑल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा? 5 कार्बन लेंगे। ये पांचों कार्बन क्या है? n यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसमें ऑल ग्रुप इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो इसका ऑल ग्रुप हम ऐड कर देते हैं इस तरफ। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इधर 2 हाइड्रोजन, और इस जगह भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और ये भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ पेंटेनॉल का। अब इसे हमें एक साथ लिखना है, तो कैसे करेंगे? C कितने थे? 5, H कितने? 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11, तो H 11 है और OH ग्रुप है।
तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना वो किसका बना, पेंटेनॉल का। ठीक है, तो पेंटेनॉल इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका जनरल फार्मूला भी देख लेते हैं। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1OH। इस जनरल फार्मूले से भी हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो होता है CHO और एक सिंगल बॉन्ड। तो इसे हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं COO सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन के साथ में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। इसके लिए सफिक्स यूज़ करते थे हम L, एल्डिहाइड के लिए L सफिक्स करते थे। तो N=1 लेंगे हम, तो ये बनेगा मैथ। N बॉन्डिंग के लिए N आ जाएगा, और सफिक्स इसमें एल्डिहाइड का सफिक्स जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, L, है ना। तो मिथेनेल हो जाएगा ये। तो मिथेनेल क्या बना, इसका पहला मेंबर बना। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मेथेनेल का स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में हम पहले C और एक कार्बन है तो C लिया हमने, N है यानी सिंगल बॉन्डिंग है तो सिंगल बॉन्डिंग, और L का मतलब इसका ये ग्रुप इसमें ऐड होगा। तो ये एक ही कार्बन है और एक कार्बन इस फॉर्मूले में होता ही है। तो ये हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, पहले C, ऊपर O लगाएंगे इसमें डबल बॉन्ड के साथ, और इधर H लगा देंगे, है ना। तो हमने यहाँ C के साथ में लगाया O और H। ठीक है, फिर जो कार्बन बचेगा उसकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेथेनेल है तो हम एक ही कार्बन लेंगे। ऐसा नहीं कि इसके फॉर्मूले का भी कार्बन हम लिख दें, फिर तो 2 कार्बन हो जाएंगे, फिर ये फार्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए हम फॉर्मूले वाला ही COH वही काम में लिया जाएगा जो फॉर्मूले में। ठीक है, तो यह हमने ऊपर O लगा दिया, इधर साइड में H लगा दिया। अब इसके साथ में हमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो 2 वैलेंसी, तो ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट है, बचा 1। तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ में बॉन्डिंग लगा के ऐड कर दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड, है ना, मेथेनेल। इस एल्डिहाइड, अब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो HCHO लिख देंगे। ये HCHO जो है वो क्या है, मेथेनेल है ना, मेथेनेल है। इसे फार्म एल्डिहाइड भी कहा जाता है। अब N=3 क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस N प्लस L, जो कि हो जाएगा प्रोपेनेल, है ना। इसका नाम है प्रोपेनेल। इसको 3 कार्बन होंगे, तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे N के कारण। L जो है हम इसको O इसको जोड़ेंगे, है ना। तो O हम फर्स्ट वाले के साथ ही जोड़ देंगे, और एक सिंगल बॉन्ड से H। तो एल्डिहाइड ग्रुप हमारा ऐड हो गया। अब इसकी वैलेंसी हमने कंप्लीट कर ली, तो यहाँ 3 और यहाँ H2 लगा दिया। तो अब इसको जोड़ के हम लिखें तो फॉर्मूले दे सकते हैं। 3 कार्बन है तो C3 लिख देंगे, और H कितने, सॉरी 2 कार्बन है तो इसको हमने C2H5 लिखा, और एल्डिहाइड ग्रुप है CHO तो उसको हमने अलग से लिखा। तो ये क्या बन गया, प्रोपेनेल। अब देखते हैं हम कीटोन के बारे में। कीटोन जो ग्रुप था CO, और इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ऐड होते हैं। ठीक है, ये CO के दोनों साइड क्या होगा, एल्काइल ग्रुप लगा होगा, है ना। इसके लिए हम सफिक्स जो यूज़ करते थे वो ऑन करते थे, है ना। तो इसके अंदर देखो कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक बीच में 3 कार्बन है। तो ये जो स्टार्ट होगा वो कम से कम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, है ना। इसका जो ग्रुप मेंबर होगा वो कम से कम 3 मेंबर से स्टार्ट होगा। मेथेनॉन और एथेनॉन तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये 2 तो बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें 1 और 2 कार्बन होते हैं। इसका पहला मेंबर क्या होगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोप प्लस N प्लस ऑन, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया ये। तो ये प्रोपेनेन पहला मेंबर है, 3 कार्बन है, और इसमें देखो बीच वाला जो कार्बन होगा ये O वहीं लगाना है जो 2 अलग कार्बन से ऐड हो। तो ये बीच वाला ही कार्बन है जो 2 कार्बन से ऐड है, ज्वाइन हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हम O इसी के ऊपर लगाएंगे। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, यहाँ H3 हो जाएगा, ये कंप्लीट है, और यहाँ H3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो मेंबर बना, तो ये हमारा बना 2 CH3 इसके साइड में, यानी हम C2H6 लिख सकते हैं, और इस CO को इसके बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपेनॉन बन गया, प्रोपेनॉन। और बना के देखते हैं, चलिए अब हम बना के देखते हैं। इसमें कार्बन की संख्या लेते हैं, अब इसमें हम 5 पेंटानॉन बना के देखते हैं। ठीक है, तो पेंटेनॉन में हमने 5 कार्बन लेंगे, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ऑन के कारण O इसके ऊपर लगेगा।
तो ये O देखो किसी भी जगह लग सकता है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे भी लग सकता है, थर्ड कार्बन पर भी लग सकता है और फोर्थ कार्बन पे भी, क्योंकि ये जो कार्बन है इनके दोनों साइड कार्बन ऐड हैं। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे कम लीस्ट नंबर देना पड़ता है उस पर लगा देते हैं। ठीक है, तो उधर हमने O लगा दिया और इस कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट कर दी। ठीक है, इस CO के अलावा जितने भी कार्बन है उन्हें हम काउंट करेंगे और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे और उनको लिखने के बाद ब्रैकेट में बंद करने के बाद CO लिख देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो इसके कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है ना। और ये इसका जो, हाँ एक चीज़ और देख लो, पेंटेनॉन जो है इसको हम पेंटेनॉन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 पेंटेनॉन, क्योंकि जो O ऐड है वो सेकंड नंबर वाले कार्बन से ऐड है। और इसे दूसरी तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन भी कह सकते हैं और 2 पेंटेनॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस कार्बन पे वो ग्रुप ऐड होगा वो नंबर लिखना हमें ज़रूरी रहता है। तो ये इसका इस तरह से नाम लिखा जाएगा, है ना। क्लियर है, आपको समझ में आया। तो ये हमने बना के देखा, पेंटेन 2 ऑन, ये हमारा सेकंड नंबर वाला कार्बन था, इसलिए हम इसे 2 पेंटेनॉन भी कह सकते हैं या पेंटेन 2 ऑन कहेंगे। चलिए अब देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये होता है हमारा एल्डिहाइड एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप जैसा ही होता है कुछ कुछ, पर यह इधर OH हो जाता है, H की जगह OH आ जाता है। ठीक है, यहाँ OH हो जाता है। और एल्डिहाइड में क्या था, सिर्फ H था यहाँ पर, ये एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड में अगर O लगा दिया हमने तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए जो सफिक्स ऐड किया जाता है वो क्या था, ओइक एसिड। तो N = 1 क्या होता है, मैथ प्लस सिंगल बॉन्डिंग है तो N प्लस ओइक एसिड, तो ये नाम बन जाएगा हमारा मेथेनोइक एसिड। इसे हम बोलेंगे मेथेनोइक एसिड, इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। तो मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन है O लगा दिया, इधर OH लगा दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दी, सिर्फ एक H लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, HCOOH। इसे हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी इसे कहा जा सकता है। क्लियर है। अब N = 6 के लिए देख लेते हैं। तो ये 6 कार्बन बना देंगे हम, और इस 6 कार्बन के बाद इसमें OH ग्रुप ऐड कर देंगे। इस 6 कार्बन का मतलब होगा हेक्सेनोइक एसिड। हम हेक्सेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन हो गए, सॉरी ये 5 है, एक और ऐड करते हैं, ये 6 कार्बन हो गए। इसमें ओइक एसिड का ग्रुप ऐड करना है, तो एक कार्बन के साथ हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा के ऊपर O और साइड में OH ऐड करेंगे। तो इसे हम फर्स्ट कार्बन के साथ ही लगा देते हैं या लास्ट कार्बन के साथ। तो लास्ट कार्बन के साथ लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O और OH। अब इसके बाद इन कार्बन की वैलेंसीज को हमने कर दिया कंप्लीट। तो ये बन गया हमारा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं C5 है ना, और एक हमारा C5 और H कितने, 5 6 7 8 9 10 11 C5H11COOH, ये हमारा हेक्सेनोइक एसिड का फॉर्मूला बना। ठीक है, तो ये जो COOH होता है इस कार्बन को हमें अलग से लिखना पड़ता है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, बाकी के कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ के हम लिख देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला इस तरह से मेंशन किया जाता है। अब हम देखते हैं एस्टर ग्रुप के बारे में। जो एस्टर ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप जैसा होता है। ठीक है, कीटोन क्या था, COO, इसमें एक O एक्स्ट्रा आ जाता है बस। ठीक है, और ये भी सेम कीटोन जैसा ही है, देखो RCOR होता है यहाँ, इसमें एक O और लगा देंगे तो ये एस्टर बन जाएगा कीटोन। अब इसमें भी देखो 3 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक बीच वाला कार्बन, तो 3 कार्बन है, यानी ये प्रोप से ही स्टार्ट होगा, मैथ और एथ इसमें नहीं बन सकते। तो प्रोप प्लस N प्लस OH प्रोपेनोइड बन जाएगा। तो 3 इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोपेनोइड का। 3 कार्बन लिए हमने, और हमेशा O ग्रुप कहाँ लगेगा, ऐसे कार्बन पे जिसके दोनों साइड में कार्बन होते हैं, यानी ये बीच में ही ऐड होगा, है ना। ये O इसमें ऐड हो गए और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हमने कर ली। तो ये हमारा बना प्रोपेनोइड। प्रोपेनोइड को भी हमें लिखना है, तो C2H6 और COO, ये बीच वाले को लिख देंगे। इसके अलावा जो कार्बन है और हाइड्रोजन उनको ऐड करके लिख दिया जाएगा और ब्रैकेट में बंद करेंगे और बाहर COO लिख देंगे। प्रोपेनोइड समझ में आया आपको। चलिए, प्रोपेनोइड के बाद हम देखते हैं
हम 5 कार्बन लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 कार्बन है, इसमें O देखो इन तीनों में से किसी भी कार्बन से O ऐड हो सकता है। हम कोशिश करते हैं जो सबसे क्लोज, जब सबसे कम नंबर पे आ रहा हो कार्बन, उस पर ऐड करने के लिए। तो हमने ऐड कर दिया और इस कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इन्हें हमने लिख दिया सारे कार्बन को ऐड करके, तो कितने हो गए 1 2 3 4, C4 हो गया। और हाइड्रोजन जोड़े 3 और 2 5 6 7 8 9 10, H 10 हो गया। और बाहर लिख देंगे हम COO, ठीक है। तो ये C4H10 COO बना हमारा। ये हमारा क्या है, एस्टर ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 5 कार्बन है तो पेंटेन, फिर O8। तो अब ये O8 पेंटेनोएट नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे इसको, देखो ये जो O जुड़ा है वो किसने नंबर पे जुड़ा है, 2 पे। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 2O8, या हम इसे 2 पेंटेनोएट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। तो पहला है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है एक हार्ड ड्रिंक है और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। हम इसकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अल्कोहल होता है, सबसे पहले हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है या OH ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये हम पढ़ चुके भी हैं। इसके लिए हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो ऑल करते हैं। अल्कोहल में जो सफिक्स यूज़ किया जाता है उसका नाम ऑल है। इसके जो मेंबर्स हमने देखे थे, तो इसका सबसे पहला मेंबर था मेथेनॉल, फिर था एथेनॉल, है ना। इसी तरह 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। इस तरह से हम कई सारे इसके मेंबर्स बना सकते हैं। इनके फॉर्मूले भी हमने देखे थे। मेथेनॉल का CH3OH होता है और एथेनॉल का C2H5OH होता है, प्रोपेनॉल का C3H7OH होता है। इस तरह से हम इनके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने जनरल फार्मूला भी देखा था, CnH2n+1OH। ये अल्कोहल बनाने का जनरल फार्मूला है। इसमें n की वैल्यू पुट करके हम कोई सा भी मेथेनॉल अल्कोहल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। ये जो एथेनॉल है इसका प्रिपरेशन एक स्पेशल तरीके से किया जाता है जिसे कहते हैं हम फर्मेंटेशन। यहाँ सिर्फ हम एथेनॉल को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसी से बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो फर्मेंटेशन से इसे बनाया जाता है ना। ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसको सिंपलेक्स सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है। एथेनॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए एंजाइम भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो एंजाइम होता है ये हमें मिलता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम मिलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें एथेनॉल मिल जाती है। तो देखते हैं चलिए ये किस तरह से होती है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है और सिंपल क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुगर केन का जूस लेते हैं, इसके अंदर H2O डाल देते हैं और इसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। शुगर केन के जूस में जैसे हमने वाटर डाला, वाटर ऐड करने के बाद ये क्या है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, जैसा चाशनी होती है उस टाइप का। तो ये चाशनी बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलेलस कहते हैं, है ना, मोलेसस कहते हैं। तो ये जो मोलेसस होता है ये हमें सब्सटेंस के रूप में मिल जाता है, लेकिन ये मोलेसस क्या है, सिंपल सब्सटेंस नहीं है, ये अभी कॉम्प्लेक्स ही है। तो इसे आगे भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये जो C12H22O11 ये जो इसे कहते हैं हम सुक्रोज। ये जो सुक्रोज है यही क्या है, मोलेसस है ना। ये अपना मोलेसस होता है सुक्रोज। अब इस मोलेसस में क्या करते हैं हम, वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं हम। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, ये हमने लिया ईस्ट लिया, जिसे हम खमीर भी कहते हैं। तो हम ईस्ट लेते हैं। इस ईस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। इस ईस्ट से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं इन्वर्टेज, और फिर ये सुक्रोज C6H12O6 में बढ़ जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। अब ये जो दोनों देखने में एक जैसे हैं पर इन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज और इसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। अभी ये जो फ्रक्टोज जो बना हमारा, ये भी अभी सिंपल सब्सटेंस नहीं है, है ना।
तो ये सिंपल सब्सटेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन अभी और आगे की जाएगी। तो हम इसे ले लेते हैं यहाँ C6H12O6। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे हम जाइमोस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलती है C2H5OH, एथेनॉल मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एथेनॉल मिल जाती है। ये हमारा सिंपल सब्सटेंस हुआ और ये फर्मेंटेशन ऑफ एथेनॉल कहलाता है। चलिए अब देखते हैं हम बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के हाइड्रेशन से एल्कोहल कैसे बनेगी। तो जो इस एल्काइन है उसका हाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या बनेगी, एल्कोहल। जो हमें एल्कोहल बनानी है, ठीक है, जो भी एल्कोहल हमें बनानी होगी वही रूट हम काम में लेंगे एल्केन का। ठीक है, एल्केन का, यानी हमें अगर एथेनॉल बनानी है तो हम एथेनेन लेंगे, वर्ड रूट हम सेम रखेंगे हमेशा। प्रोपेनॉल बनानी है तो हम प्रोपेन लेंगे। ठीक है, ये वर्ड रूट हमेशा सेम रहेगी। जो ब्यूटेनॉल बनानी है तो ब्यूटेन लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम हाइड्रेशन करेंगे। तो हमने देखा एल्केन ली, एल्केन को हमने वाटर, एल्केन में क्या मिलाया, वाटर मिला दिया, और इसमें एक हमें कंसनट्रेटिक एसिड लेना पड़ेगा। ये एसिड H2SO4 नहीं ले सकते, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेंगे यहाँ पे, बाकी कोई सा भी वीक एसिड हम ले लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो ये H2SO4 होता है, कंसनट्रेट जो H2SO4 है, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हम इसे नहीं लेते। इसके अलावा कोई भी ले लेते हैं। तो हमने H3PO4 लिया, एल्काइन के अंदर की रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं H3PO4 के प्रेजेंस में, तो क्या मिला हमें, एल्कोहल। चलिए इसे और समझ लेते हैं। ये हमने ली एथीन, जैसे हमें बनाना है, सपोज करो एथेनॉल बनाना है तो हमने एथीन ली, है ना, एथीन ही लेना पड़ेगा, वर्ड रूट हमें सेम रखना पड़ेगा। एथेन की इसमें हमने H2O मिला दिया और H3PO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराई, तो ये H इस CH2 से जुड़ जाएगा और OH इससे जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, H CH2 से ऐड हो जाएगा और OH दूसरे CH2 से ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH3 हो जाएगा, है ना। और फिर डबल बॉन्ड की जगह ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये OH इस CH2 के साथ जुड़ गया, तो ये CH2OH हो गया। इस तरह से हमें एथेनॉल मिल गई। इसे हम क्या बोलेंगे, C2H5OH, है ना। तो इस तरह से हम एथेनॉल बना सकते हैं। जिस तरह का हमें एथेनॉल चाहिए वही हमें एथीन लेनी पड़ेगी, वर्ड रूट हमें सेम रखना पड़ेगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमें बनानी है ब्यूटेनॉल, तो हमें पता है यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन लेनी पड़ेगी। ब्यूटीन यानी 4 कार्बन और एक इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा और बाकी सब सिंगल बॉन्ड से कार्बन चेन जुड़ी होगी। तो हमारे पास ये ब्यूटीन हो गई। अब इसकी वैलेंसी बैलेंस कर दिया इनको, तो ये CH2 CH CH2 CH3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे HOH, और यहाँ पर हम वही कॉन्सेंट्रेटिक एसिड ले लेंगे। अब ये जब इस रिएक्शन होगी तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H तो क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा और एक OH CH2 से ऐड हो जाएगा। ये वाला OH CH2 से ऐड हो जाएगा और वो H CH के साथ जुड़ जाएगा, तो ये CH2OH बन गया। इसे हम CH2OH इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे हम CH2OH इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे ही लिख दिया है CH2OH। अब इसके बाद ये कार्बन की जो चेन है वो पूरी की पूरी चेन आ जाएगी, तो इस वाले CH के साथ ये H आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2, फिर आ जाएगा CH2 एंड CH3, तो ये हमारे पास बन गई ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे C4 और ये H कितने हो गए, 5 6 7 8 9, H9OH, ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। समझ में आया हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन किस तरह से होता है। इस तरह से हम हाइड्रेशन करा सकते, एल्काइन के हाइड्रेशन से एल्कोहल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल। तो ये लाइटर देन वाटर होती है, वॉलेटाइल होता है, इनफ्लेमेबल होता है, और जब कभी भी एथेनॉल के अंदर वाटर मिक्स किया जाता है तो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाता है। क्लियर है, ये इसकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीडेशन के बारे में। ये जो ऑक्सीडेशन का मतलब एक तरह से होता है कम्ब्यूशन। कम्ब्यूशन यानी जलाना। तो जब एल्कोहल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये CO2 और H2O वेपर बनाएगा, साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं वो हम कम्ब्यूशन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ये कम्ब्यूशन जो होता है वो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, इसमें आग लग सकती है। तो ये कम्ब्यूशन जो होता है ऑक्सीडेशन में ये अनकंट्रोल्ड है, इससे आग जल सकती है और इससे काफ़ी डेंजर होता है कहने का मतलब। तो हम इस एल्कोहल का सिर्फ ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, है ना, इसमें इसे हमें आग में नहीं तब्दील कर रहे हैं। तो हम यहाँ पार्शल ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है, यहाँ हम पार्शली ऑक्सीजन लेंगे। जैसे हमने एल्कोहल ली, एल्कोहल की जो रिएक्शन करानी है हम क्या करा रहे हैं, पार्शली। और एक हम कंप्लीट भी देखेंगे कि कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होती है और पार्शली ऑक्सीजन क्या होती है। तो ये पार्शली मतलब थोड़ी ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसे हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कभी भी O2 अगर O ब्रैकेट में लिखा आए तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, क्या बनाएगा ये, एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। जब भी हम नेसेंट ऑक्सीजन यानी कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे कराएंगे रिएक्शन तो ये पार्शल ऑक्सीडेशन कहलाएगा और क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो जो भी हम एल्कोहल लेंगे वही एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर भी वर्ड रूट चेंज नहीं होगा। वर्ड रूट आपको इस चैप्टर में कहीं भी चेंज नहीं करना है, और अगर कहीं चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, अदरवाइज इसमें कहीं भी चेंज नहीं होगा। जैसे एथेनॉल बनानी है तो एथेन एल्डिहाइड बनेगा, है ना। और जब हम कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिला हमें, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिला हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इसे शुरू से लिखेंगे तो एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल बनी, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। और अगर इसका रिवर्स कर दें, हम रिडक्शन कर दें तो हमें वापस इससे एल्केन मिल जाएगी, है ना। तो ये रिडक्शन भी कर सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो अभी हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमने पार्शल किया तो एल्डिहाइड मिला, और एल्कोहल का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। चलिए अब इसकी हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको पार्शली और कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होती है ना। तो ये ऑक्सीडेशन एजेंट जो लेते हैं तो पार्शली के अंदर तो कैटलिस्ट लेते हैं हम। एक चीज़ और देख लो, इसमें जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन पार्शल करा रहे हैं तो कैटलिस्ट होता है ऑक्सीडेशन एजेंट, और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन एजेंट जो होता है हमारा एल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 हो सकता है। ठीक है, KMnO4 को हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं और K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। तो जब भी कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यही हमें ऑक्सीडेशन लेना पड़ेगा। चलिए अब हम पार्शल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एथेनॉल का। तो एथेनॉल का जब पार्शल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम इसमें क्या लेंगे, Cr2O3 लेंगे। ऑक्सीडेशन एजेंट Cr2O7 लेंगे इसमें हमेशा एथेनॉल के अंदर। इससे क्या बनेगा, एथेनेल बनेगा। इससे क्या बनेगा, हमेशा एथेनेल बनेगा। एथेनॉल से एथेनेल बनेगा। क्लियर है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है और ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसकी बैलेंसी कंप्लीट करते हो, CH3CHO, एथेनॉल से एथेनेल बन गया। क्लियर है, तो हम अब कंप्लीटली कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड की जगह एसिड बन जाएगा। क्लियर है ना। जो मेथेन होगी, मेथेन के लिए हम जो ऑक्सीडेशन एजेंट लेंगे वो Ag लेंगे, और एथेनेल के लिए Cr2O3 लेंगे, सिर्फ पार्शियल में, है ना। और कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें KMnO4 या K2Cr2O7 लेते हैं। अब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन को भी समझ लेते हैं। जो एल्कोहल होता है इसका कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन एजेंट, यानी हमने एल्काइन KMnO4 ले लिया या हम K2Cr2O7 ले सकते हैं।
इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर है। तो हमने एथेनॉल लिया, इसमें ऑक्सीजन लिखी कंप्लीट, और हमने ये लिख दिया KMnO4 या K2Cr2 जब इसका ऑक्सीडेशन कराया तो इसके ऑक्सीडेशन, जब एथेनॉल है तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड, वर्ड रूट चेंज नहीं होगा। तो एथेनोइक एसिड यानी एथ का मतलब हो गया दो कार्बन होंगे और इससे O और OH जुड़ा रहेगा। और अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट, यानी ये हमें CH3COOH मिल गया, ये है हमारा एथेनोइक एसिड। तो समझ में आया एल्कोहल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा, तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, आप कोई सा भी एसिड बना सकते हो। ये ऊपर वाला आपको स्ट्रक्चर अगर याद है तो। चलिए अब देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल। अब एल्कोहल की रिएक्शन जब मेटल से की जाएगी तो क्या होगा, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन मेटल से की जाती है तो ये बनाता है हमारा मेटल एल्कोहाइड, है ना। जब भी एल्कोहल की रिएक्शन मेटल से होती है तो मेटल एल्कोहाइड बनता है। ये जैसे एल्कोहल को हम ROS से लिख सकते हैं, और मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो ROM बन गया प्लस H2 बन गया। तो ROM क्या हो गया, मेटल एल्कोहाइड। ठीक है। हमने एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई, एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से होगी तो ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो ये C2H5ONa बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इससे रिलीज हो जाएगी। तो ये जो बन गया हमारा बनेगा सोडियम, इसका नाम बनेगा सोडियम एथोक्साइड। अब हम देखते हैं रिडक्शन। जब हमने देखा अभी, जब एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल बनती है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्काइड और एल्काइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इसका रिवर्स कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे। तो एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये क्या बन जाएगी, एल्केन। क्लियर है। एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन से यानी रिडक्शन करेंगे तो एल्केन। एल्कोहल को हमने ROS से लिखा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करी तो ये H R के साथ जुड़ जाएगा, तो RH क्या हो गई, एल्केन हो गई। क्योंकि हम जानते हैं जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन जाता है तो एल्काइल बनता है, तो एल्काइल में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी, एल्केन, और इसके साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। अब हम एथेनॉल की रिएक्शन करा रहे, रिडक्शन करा रहे, तो हमने हाइड्रोजन से एक रिएक्शन कराई तो ये हाइड्रोजन C2H5 से जुड़ जाएगा तो ये C2H6 बन जाएगा, इसे बोलेंगे हम एथेन, और प्लस में आ जाएगा एक H2O। तो इस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल की हम रिएक्शन करके देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो इसे आप अच्छे से देखना। जो एल्कोहल है उसकी हमने रिएक्शन कराई एसिड से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमने कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराया तो हमें एक ये फ्रूटी स्मेल वाला एक क्या मिल गया, एस्टर मिल गया, है ना, और एक वाटर मिल गया, तो इसे हम बोलते हैं एस्ट्रिक फिक्शन। ठीक है। तो एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एस्टर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमने एथेनॉल लिया, एथेनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जितने कार्बन एल्कोहल में होते हैं उतने ही कार्बन वाला एसिड लिया जाएगा या उससे ज़्यादा वाला एसिड लिया जाएगा। तो C2H5 की रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, और यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, एस्टर। H2SO4 ले रहे हैं क्योंकि क्या होता है, ये डिहाइड्रेट होता है ना, डिहाइड्रेट एजेंट होता है, तो ये H इसमें से OH इसमें से H लेके H2O बना के निकाल देता है, और बचा हुआ हमारा क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये R हो गया हमारा C2H5, ये वाला R हो गया हमारा बीच में आ गया COO, और इस तरफ आ गया हमारा CH3। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एथेनॉल की रिएक्शन एसिड से कराई तो एस्टर बन गया, तो ये हमारा एस्टर हो जाता है ना। दोनों तरफ दोनों में से किसी को किधर भी ऐड कर सकते हैं, जो एल्काइल ग्रुप है उनको किधर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 नंबर पे CO जुड़ रहा है तो 2, और एस्टर के लिए O8 लगाया जाता है। अब देखते हैं हम डीनेचर्ड एल्कोहल के बारे में।
डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? पहले तो देखो, जो अल्कोहल होती है, तो अल्कोहल जो है इसमें हम एथेनॉल की बात करते हैं। तो ये जो अल्कोहल होती है, तो आप जानते हैं एथेनॉल का यूज़ किस में किया जाता है? कई इंडस्ट्रियाँ होती हैं, ये एक हार्ड ड्रिंक के रूप में यूज़ किया जाता है। कई इंडस्ट्रीज़ अल्कोहल का यूज़ करती हैं। तो ये अल्कोहल होती है, इसके अंदर जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें क्या कर देते हैं, ये कोई पॉइजन सब्सटेंस मिला देते हैं, ताकि जो उनके एम्प्लॉय होते हैं वो इसका यूज़ ना करें, और उनको ये पता होता है कि इसमें पॉइजन्स मिला है। तो ये पॉइजन मिलाने के बाद पीने योग्य नहीं रहती है, अनसुटेबल हो जाती है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, है ना। अब इसके लिए जो पॉइजन्स मिलाए जा सकते हैं, पॉइजन सब्सटेंस, वो होते हैं मेथेनॉल या पिरिडिन। ये मिला के इसको अल्कोहल का नेचर क्या कर दिया जाता है? डीनेचर्ड कर दिया जाता है अल्कोहल को। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। COOH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसे ओपन फॉर्म में लें तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। इसके लिए हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो ओइक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इसका पहला मेंबर होता है वो होता है HCOOH, इसको हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक का जो सेकंड मेंबर है वो होता है CH3COOH, इसे बोलेंगे हम एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका थर्ड मेंबर होता है C2H5COOH, इसे हम बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से हम इसके सारे मेंबर्स लिख सकते हैं। अब कभी कभी इनके जनरल नेम भी पूछ लेता है। कॉमन नेम है मेथेनोइक एसिड का फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है, और एथेनोइक का नाम होता है एसिटिक एसिड। जो विनेगर होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम प्रिपरेशन कैसे होती है एसिड की, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हम अल्कोहल से बनाना सीखते हैं। तो हमने अल्कोहल में देखा था कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में भी कौन सा? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, और कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसमें जो प्रेजेंस होती है उसमें एल्कलाइन केमेनोफोर या K2Cr2O7 लेते हैं। जैसे देखते हैं हम अल्कोहल है, अल्कोहल का हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है, और किसकी इसमें ऑक्सीडेंस एजेंट क्या होगा? एल्कलाइन केमेनोफोर या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो हमें क्या बनेगा? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एथेनॉल है, और ये हमने इसका ऑक्सीडेशन किया। इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिल गया एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनॉल से क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं। अब देखते हैं हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। तो ये भी हमने देखा है, ये भी हम जानते हैं कि एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन एजेंट वही एल्कलाइन केमेनोफोर या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड का, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं इसकी भी। जैसे हमने CH3CHO लिया, इसकी का ऑक्सीडेशन कराया, तो है ना, तो इससे क्या बनेगा? हमारा एथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। एथेनेल से एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो एथेनोइक एसिड का मतलब हो गया इसमें 2 कार्बन होंगे सिंगल बॉन्ड से, इसके ऊपर O, इधर OH। अब इसके बाद इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एथेनोइक एसिड और भी एसिड्स बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से भी हमें क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। और ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है? एल्कलाइन केमेनोफोर या K2Cr2O7। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें कह रहा है इसका रिएक्शन कराना हमें। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन सोडियम से करा सकते हैं, यानी मेटल से, या मेटल ऑक्साइड से, या फिर मेटल कार्बोनेट से।
तो ये Na2CO3 मेटल कार्बोनेट हो गया, या मेटल बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, तो NaHCO3 बाइकार्बोनेट हो गया। जब भी इसकी रिएक्शन कराई जाएगी मेटल से या इन सब से, तो ये जो मेटल है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, तो ये RCOO Na बन जाएगा। ठीक है, अगर ये सबसे अलग अलग से करेगा, जैसे सोडियम से करेगा, तो सोडियम, तो यहाँ H और बच गया हमारे पास, तो ये हाइड्रोजन गैस और इसमें ऐड हो जाएगी। अगर ये NaOH से रिएक्शन करेगा तो यहाँ H, यहाँ से OH, तो इसके साथ में हमें H2O भी मिल जाएगा। और ये जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो हमारा मेन प्रोडक्ट RCOO Na तो है, इसके साथ में H2O और CO2 भी बनेगी। हमारा मेन प्रोडक्ट हमेशा सभी कंडीशन में RCOO Na बनेगा। ठीक है, अब ये जो RCOO Na है इसका नाम लिखेंगे, तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं मेटल, फिर लिखते हैं एल्केनोएट। ठीक है, एल्केनोएट क्योंकि ये एस्टर है तो एल्केनोएट लिखते हैं इसमें। जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया यानी एथेनोइक एसिड लिया, इसकी हमने इनमें से रिएक्शन कराई NaNaOH या Na2CO3 या NaHCO3 से, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बना CH3COO Na। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। अगर Na से हो रही है रिएक्शन तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, NaOH से हो रही है तो H2O भी इसके साथ में बनेगी, और Na2CO3 NaHCO3 से बन रही है तो H2O गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा CH3COO Na। तो इसका हम नाम लिखना चाहें तो नाम लिखेंगे, इसमें मेटल है हमारा सोडियम, तो हमने सोडियम लिख दिया। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथ, फिर इसमें N लग जाएगा, फिर OH जुड़ जाएगा, तो ये सोडियम एथेनोएट हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसे हम सोडियम एथेनोएट कहेंगे। तो ये हमारी इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम देख लेते हैं डीकार्बोक्सिलाइजेशन। डीकार्बोक्सिलाइजेशन का मतलब है रिमूव ऑफ CO ग्रुप। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे हमने ये लिया CH3COOH, एथेनोइक एसिड लिया, एथेनोइक एसिड की हमने मेटल सोडियम से रिएक्शन कराई, तो ये सोडियम ने क्या हुआ CH3COO Na, ये S को रिप्लेस कर दिया इसने, और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हमारे पास बना सोडियम एथेनोएट, अब इसकी रिएक्शन दोबारा से कराएंगे। जब हम इसकी रिएक्शन दोबारा से कराते हैं सोडियम से, सॉरी NaOH से, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें से ये जो CO ग्रुप है ये CO बाहर निकल जाता है और H इसमें जुड़ जाता है, तो हमारे पास एल्केन यानी CH4, ये बीच वाले अलग हो जाएंगे और H CH3 से जुड़ जाएगा, तो ये H CH3 से जुड़ जाएगा तो CH4 बनेगा जो कि एक एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन बन गई, एक कम कार्बन वाली एल्केन हमें मिल जाएगी, और प्लस इसमें Na2CO3 भी बनेगा, ये Na2 हो जाएगा और ये CO3, ये दोनों जुड़ के Na2CO3 बनाएंगे, तो इसको कहते हैं डीकार्बोलाइजेशन। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एसिड होता है उससे एक कम कार्बन का एल्केन हमें मिल जाता है और इससे CO ग्रुप रिमूव हो जाता है, इसको कहा जाता है डीकार्बोक्सिलाइजेशन। ठीक है, इसे हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जा रहा है। एक कार्बन कम होने के कारण इसे स्टेप डाउन रिएक्शन भी के नाम से भी जाना जाता है।